हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज आपको हम भारतीय अर्थशास्त्र के भाग 3 यानी लास्ट पार्ट पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को बुनियादी सेवाओं के विषय में समझाएंगे। आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीके को हम देखते हैं। इनमें लोगों को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं, उनके काम करने की शर्तों को देखते हैं, नियम और विनिमय के विषय में देखते हैं। इस प्रकार इसको दो भागों में बांटते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, जिसमें सबसे पहला आता है आपका संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या है? यह उन लोगों के उद्यमों या कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। यानी ये वो क्षेत्र होते हैं जहां लोगों के कार्य की जो अवधि होती है वो नियमित होती है, निश्चित होती है, और ये क्षेत्र ज़्यादातर सरकारी द्वारा पंजीकृत होते हैं। यानी ये पूरा क्षेत्र जो है सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाता है और इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं। जैसे ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। दूसरा, सरकारी नियमों का अनुपालन करना होता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी। यानी सरकारी क्षेत्र या गवर्नमेंट जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है वो न्यूनतम मजदूरी इनको देना ही पड़ती है, उससे कम मजदूरी ये नहीं दे सकते हैं। सेवानुदान अधिनियम यानी सेवानिवृत्ति के बाद जो पीएफ जिसे आप कहते हैं वो देना इन लोगों का, ये अधिनियम आदि इन लोगों को मानने पड़ते हैं। तीसरा है, इसमें रोजगार सुरक्षित रहता है, रोजगार नियमित है, रोजगार की अवधि नियमित रहती है। यानी इसमें रोजगार आपका निश्चित है कि आपको रोजगार प्राप्त होगा ही, नियमित है, आपको इसमें से कोई निकाल नहीं सकता इस रोजगार से। अवधि इसमें निश्चित रहती है, समय कार्य करने का समय निश्चित रहता है कि आपको 5 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है, तो अवधि इसमें क्या रहती है? निश्चित रहती है। छठवां, यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने का अलग से वेतन, यानी अतिरिक्त अगर आप कार्य करते हैं, जैसे 5 घंटे की आपकी अवधि निश्चित है, 5 घंटे का कार्य करने के बाद आप अतिरिक्त कार्य भी इस संस्था में करते हैं या इसमें करते हैं, तो वो इसकी आपको अलग से सेवाएं या अलग से पैसा प्रदान करता है। सवेतन छुट्टी प्रदान की जाती है। आपको किसी कारण से आप बीमार हैं, किसी अन्य कारण से आपको छुट्टी चाहिए, तो सवेतन यानी वेतन सहित आपकी वो छुट्टियों का वेतन नहीं काटते हैं, सवेतन आपको छुट्टी देते हैं। बीमारी के कारण छुट्टी, जिसे आप मेडिकल कहते हैं, या अगर आप बीमार हैं तो आप मेडिकल के द्वारा भी छुट्टी ले सकते हैं, जिससे आपकी पेमेंट नहीं कटती है। तो संगठित क्षेत्र की ये विशेषताएं होती हैं। एक तरह से आप संगठित क्षेत्र को सरकारी जॉब या सरकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाला क्षेत्र मान सकते हैं। इसके अंतर्गत एक और बात जो हमने अभी आपको सेवानुदान अधिनियम का बताया था कि इसमें पीएफ कटता है। पीएफ कटने के बाद जब सेवानिवृत्त होती है, जैसे आप रिटायरमेंट कहते हैं, उन्हें पैसा मिलता है और उनकी पेंशन बन जाती है, जो उनकी जब तक वो लाइफ उन्हें वो पेंशन दी जाती है। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस सरकारी जॉब में प्राप्त होती हैं। दूसरा आता है आपका असंगठित क्षेत्र। यह छोटी इकाइयाँ होती हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। इनमें नियम और कानून है, लेकिन इनका अनुपालन नहीं होता है। यानी ये छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, यानी इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसमें नियम और कानून तो होते हैं, लेकिन उन नियम और कानून का ये अनुपालन नहीं करते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, यानी इन पर सरकार का नियम नहीं चलते हैं, सरकारी अधिनियम कानून इन पर नहीं चलते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र के नियम तो होती है परंतु उनका अनुपालन नहीं होता, यानी ये क्षेत्र नियम तो बनाते हैं लेकिन उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। कम वेतन वाले रोजगार है और प्रायः नियमित नहीं है। ये कम वेतन के रोजगार है, यानी जो सरकार से संबंधित रोजगार से संबंधित जो नियम होते हैं उन नियमों से कम वेतन देते हैं, प्रायः नियमित नहीं होते हैं, रोजगार सुरक्षित नहीं है, जब चाहा उन्हें निकाल दिया जा सकता है वर्क से, अवधि नियमित नहीं है, कार्य का समय जो होता है वो निश्चित नहीं रहता है इसमें। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने पर वेतन नहीं दिया जाता है, यानी आपकी अवधि जो 5 घंटे है या 7 घंटे काम करने की अवधि है, उस अवधि के अतिरिक्त अगर आप यहाँ कार्य करती हैं तो उस अवधि का आपको पैसा नहीं दिया जाता है। सवेतन छुट्टी नहीं है, यानी अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपका वेतन काट लिया जाता है। बीमारी के कारण छुट्टी नहीं दी जाती है, यानी मेडिकल छुट्टी भी यहाँ प्रावधान नहीं है, आदि कई प्रावधान यहाँ पर नहीं है।
इसी कारण इसे प्राइवेट जॉब या संगठित क्षेत्र कहती हैं। संगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र से संबंधित आपकी किताब में 2 कहानियाँ दी हैं, कांता और कमल की। इसे बच्चों आप पढ़ना और समझने की कोशिश करना। अब आपका आता है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र, जिसमें 2 भागों में बांटा है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक और अन्य तरीका है परिसंपत्तियों के स्वामी एवं सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर, जिसे 2 भागों में बांटा है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, भूमि है, मशीनें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उन सब पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। ऐसे ये जितनी सेवाएं होती हैं वो सरकार उपलब्ध कराती है, जैसे रेलवे है, डाकघर है, ये सारी आपकी सरकार के अधीन रहती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इसका चौतरफा विकास करना होता है। दूसरा आपका आता है निजी क्षेत्रक, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इस पर निजी स्वामित्व होता है परिसंपत्तियों पर। इस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनियों के हाथों में होती है, यानी परिसंपत्तियों पर और वितरण पर एक एकल व्यक्ति या एक कंपनी का अधिकार होता है। जैसे आपकी देखिए कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस कंपनी, बजाज कंपनी, ये एकल कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है, जिसके लिए असंगठित नियमों का भी पालन करते हैं, यानी अधिक वेतन ना देना, अन्य नियम जो असंगठित नियम से संबंधित, असंगठित क्षेत्र से संबंधित हमने नियम बताए थे, वो ये पालन करते हैं निजी क्षेत्र वाले, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। इसके अतिरिक्त एक और आपका आता है बुनियादी सेवाएं, जैसे अस्पताल है। आप अगर बीमार होते हैं तो आपको इलाज के लिए अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है, तो अस्पताल, स्कूल है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की आवश्यकता है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, बैंक है, बीमा है, कंपनी आदि ये सेवाएं जो होती हैं बुनियादी सेवाएं कहलाई जाती हैं, जो हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़ती है, वो चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, पोस्ट ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, ये सभी की बुनियादी सेवाएं हैं जो हर व्यक्ति को आवश्यक होती हैं। इस प्रकार आपने देखा, आज आपका चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समाप्त हुआ। इस अध्याय में आपने आर्थिक गतिविधियों की कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीके के विषय में पढ़ा, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसके अतिरिक्त संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, बुनियादी सेवाएं, जीडीपी इत्यादि के विषय में आपने इसमें पढ़ा। पाठ आज आपका समाप्त बच्चों। बाय।